बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के दिन की मुनासबत से कुछ मैं स्टार्ट में बात करना चाहूँगी। आज जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो ये आलमी दिन मनाए ज़रूर जाते हैं, लेकिन इसका असल मकसद क्या है, इसकी असल रूह क्या है, सम टाइम हम ये भूल जाते हैं। लेकिन जब बात आती है जमहूरियत पर, तो असल मानी जमहूरियत का क्या है हम बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं। सियासत पे सियासत सभी लोग कर रहे हैं, जमहूरियत का राग सभी लोग अलापते हैं, लेकिन असल मानी जमहूरियत के क्या हैं ये शायद सभी लोग भूल चुके हैं। वो जो दौड़ होती है ना, उस दौड़ में सब आगे निकलते जा रहे हैं और जो चीज़ का असल मकसद है वो सभी लोग भूलते चले जा रहे हैं। तो आज ये दिन एक और वजह से भी स्पेशल है। वो स्पेशल इस तरह से है कि मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त सीमल हाशमी की आज बर्थडे है, तो हम अपने सिटी एट 10 के प्लेटफॉर्म से उन्हें हैप्पी बर्थडे कहना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारे शो की जो प्रोड्यूसर हैं आयशा, वो भी आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। आज उनकी भी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू आयशा। सिटी एट 10 के प्लेटफॉर्म से हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको सालगिरह मुबारक। अल्लाह ताला आप दोनों के लिए ढेरों खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लेकर आए और आप इसी तरह से हज़ारों बर्थडे जो है मनाती रहें। जी तो नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और आज एक स्पेशल चीज़ और है। आज स्कूल्स खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये इतनी ज़्यादा स्पेशल चीज़ें आज ही क्यों हो गई हैं, और वो भी आयशा की बर्थडे के साथ। तो ये चीज़ें जो हैं खैर आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। आज स्कूल्स खुले हैं तो स्कूल्स की रौनकें तो बहाल हुई हैं, लेकिन वो चैलेंज जिसका हमें सामना है उस पर इम्प्लीमेंट हम कैसे करा रहे हैं। सुबह से जो मैं कुछ डिफरेंट टीवी चैनल्स पर फुटेजेस देख रही थी, ज़बरदस्त मुजाहरा किया जा रहा है SOPs का, जिस तरह से स्कूल्स इंतज़ामिया फॉलो कर रही हैं। आई मस्ट से कि अगर हम ये स्टार्ट में आगे जाके भी यही सब चीज़ें रखेंगे, फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। खैर आपको डिटेल में ज़रूर दिखाएंगे। सबसे पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जान लेते हैं आज मौसम कैसा है। जी तो मौसम की सूरत हाल जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि पीछे हमने देखा बारिशों का मुसलसल एक स्पेल था और उसके बाद हब्स की शिद्दत में इजाफा होता गया, और अब जो सूरत हाल है गुज़श्ता 3, 4, 5 रोज़ की अगर मैं बात करूं तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। आगे जो मौसम बताया जा रहा है, प्रेडिक्शन की जा रही है, वो यही कहा जा रहा है कि गर्मी भी रहेगी। 6 महीने बाद बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि गर्मी भी बढ़ गई है। गर्मियों की छुट्टियां मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे बचपन में 3 महीने की होती थी, फिर वो कम होती होती तकरीबन 2 महीने की तरफ आ गई। लेकिन अब जब 6 महीने बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो मौसम कैसा है फरहान से जानते हैं। फरहान बताइए अपडेट्स क्या है, मौसम कैसा रहेगा? अल्लाह देखिए, महकमा मौसम की जानिब से बताया जा रहा है कि बादल और सूरज के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। ताहम बारिश का ना सिर्फ आइंदा 24 घंटे बल्कि रवां हफ्ते में किसी भी किस्म का कोई इम्कान नहीं है। ताहम जो 48 घंटे के दौरान बादल और जो सूरज उसके दरमियान आँख मचोली जारी रहेगी। इस वक्त महकमा मौसम की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर का जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि जो हवा है उसमें नमी का तनासुब 52% है और 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो हवा है वो चलती रहेगी। महकमा मौसमियात ने बताया कि आज मौसम गर्म और सर्द रहेगा। ताहम अगर गुज़िश्ता हफ्ते से मुआवजना किया जाए टेम्परेचर का, तो अब कदरे जो टेम्परेचर है वो कमी देखने में आ रही है। हमने देखा 41, 40, आज 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब ये है कि हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। ताहम अभी भी जो गर्मी है वो बरकरार है और पसीना जब आप बाहर निकलें और हवा ना चल रही हो तो आपके माथे पर पसीना यकीनी तौर पर आएगा। और जब गर्मी ही जो है वो बढ़ती चली जा रही है, धूप इतनी शदीद होती है कि आपका बाहर निकलना मुहाल हो जाता है। खैर आज स्कूल्स खुले हैं, सड़कों की सूरत हाल बताइएगा। मामूल के मुताबिक जब मैं भी ऑफिस आ रही थी ट्रैफिक उस तरह से नहीं थी, क्योंकि आज स्कूल्स भी खुल गए हैं तो रौनकें बहाल नजर आ रही हैं। मौसम भी आपने बता दिया कैसा, तो कुछ बाहर की सूरत हाल बताइएगा, कैसी रौनकें हैं आज बाय रोड पे?
देखिए यकीनी तौर पर जो आज स्कूल्स है, तालीमी इदारे हैं, वो खुल गए और वालिदैन ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उनके बच्चों का जो तालीमी हर्ज था वो मुसलसल होता जा रहा था और मुसलसल डिमांड कर रहे थे क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, ख़ास तौर पर इंटरनेट की जो फैसिलिटीज़ है उस हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत सामने आ रही थी, जिसके बाद हुकूमत ने फैसला किया कि SOPs के ऊपर आमद करते हुए 3 मराइल में स्कूल खोल दिए जाएंगे। आज उसका पहला मरहला था जिसमें 9th, 10th और 11th की और जो कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खोली गई हैं। तमाम सबसे ख़ास बात यह है कि आज 9th क्लास के जो बच्चे उनका पहला रोज़ था क्योंकि वो 8वीं से 9वीं में गए हैं, तो उस हवाले से थोड़े से बच्चे यहाँ परेशान नजर आए। जिस वक्त स्कूल के इंटर होते तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आगे जाना कहाँ है। तहम जो स्कूल इंतज़ामिया ने जो बच्चों की परेशानी हल कर दी थी, उनसे ना सिर्फ उनके गुज़श्ता सेशन पूछा, उसके बाद उनको किस सेशन में और किस रूम में जाकर बैठना है। मच आप हमारे साथ मौजूद थे फरहान, और आगे चल के स्कूल्स में बच्चे जब आ रहे हैं तो उनको किस परेशानी का सामना है, स्कूल इंतजामिया किस हद तक प्रिपेयर्ड है, ये हम आगे चल के शो में जरूर बात करेंगे। अभी चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। सबसे पहले लीड स्टोरी आज हमारे पास है, मोटरवे ज्यादती केस, आबिद अली का साथी शफकत गिरफ्तार, DNA भी मैच कर गया। मदारिस और सरकारी स्कूलों में यकसा निसाब, पंजाब काबीना ने इकदामात की मंजूरी दे दी। बेनामी जायदादों के मालिकान की तलाश एक्साइज और FBR मिलकर करेंगे। इंडोर आउटडोर मकामात पर डेंगू लार्वा तल्फ किया गया, मुतल्लिका हुक्काम को डेंगू सर्विलेंस मजीद तेज करने की हिदायत। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। राव साहब, पहली स्टोरी की तरफ चलते हैं और पहली स्टोरी है जी, आबिद अली का साथी शफकत गिरफ्तार और DNA भी मैच कर गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, DNA के हवाले से हम काफ़ी गुफ्तगू सुन रहे थे, बल्कि जो चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें काफ़ी तज़किरा हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्टेज बनाई गई कि सिर्फ ये बताने के लिए तारीख़ में पहली बार किसी सूबे के सरबराह ने ये ऐलान किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम मुल्ज़मान के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और बाद में जो ख़बरें आई वो आपने भी देखी, हमने भी देखी कि जहाँ पर 400 पुलिस एहलकार 2 अफराद को गिरफ़्तार नहीं कर सके। ये किला अस्तार शाह के करीब बहुत बड़ा एक रेड हुआ और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन कर दी गई। लेकिन असल जो जिनके बारे में ये कहा जाता है, इसका फ़ैसला तो अभी तो फ़िलहाल मुल्ज़म है और ये कहा जा रहा है कि DNA के हवाले से कि DNA से तस्दीक हुई है मुल्ज़िम शफकत अली और आबिद की, और उसमें अब बहुत सारे किरदार मज़ीद भी आ रहे हैं और जियो फेंसिंग से इनकी ट्रेसिंग का जो अमल है वो जारी है। बहरहाल अभी ख़बरें तो यही हैं कि गिरफ़्तार हुआ शफकत अली और एक वकारुल हसन नाम का करैक्टर था जिसने अपने आप को खुद सरेंडर किया और अपनी मौका दिया कि उसका जो बयान था वो भी चला कि मेरा इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आबिद अली के हवाले से शाहीवाल और इस तरह से, चूँकि बावल नगर के ये रिहायशी है और उसके बाद शाहीवाल और शेखुपुरा मुख्तलिफ मकामात पर जो पुलिस है और सास अदारे मिलकर काम भी कर रहे हैं और यकीनन बहुत जल्द आबिद अली भी कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। लेकिन इसमें सारी सूरत हाल में हम जो देखते हैं पुलिस की मनसूबाबंदी, मैंने भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स को इस केस के हवाले से सुना कि आपने जब मुल्ज़मान की इस तरह से तस्वीर आप जो नशर करवाएंगे तो उसके बाद सूरत हाल जो ये होगी कि अगला जो मरहला होगा, अगर आप गिरफ़्तार भी कर लेते हैं तो शनाख्त परेड के हवाले से कोर्ट में उसको प्ली मिल सकती है इस बुनियाद पर कि मेरी तो तस्वीर इतनी ज़्यादा दिखाई गई कि शनाख्त के हवाले से। तो बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या और इसकी हैंडलिंग हम जिस तरह से देख रहे हैं, हैंडलिंग उस तरह से नहीं है। टॉप ब्रेस जो है पुलिस की वो 2-3 धड़ों में तकसीम है। और फिर आप बार बार दावा कर रहे हैं ये कि पंजाब पुलिस इस पे जबरदस्त काम कर रही है, जबरदस्त तरीके से इसको हैंडल कर रही है। आपको एक दिन मुल्ज़िम की तस्वीर नजर आती है, दूसरे दिन आपको पंजाब पुलिस की नजर आती है। पंजाब पुलिस की क्या बात करनी है, आप सिर्फ CCPO लाहौर की अगर आप हरकातो सकनात देख लें, उनके बयानात देख लें, उनकी कलाबाजियां देख लें,
उनकी अपने मातहत अमले के साथ रवैया को अगर आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पुलिस क्या काम कर रही है। और इस सारी सूरत हाल में हम उम्मीद ये करते हैं कि बहुत जल्द जो असल मुलजिम हैं वो कानून की गिरफ्त में होंगे। इस सारी सूरत हाल के बावजूद इसमें मुझे चीफ जस्टिस साहब की स्टेटमेंट सामने नजर आ रही है जो कि कह रहे हैं किसी की बहू बेटियां सड़क पर सफर करते हुए खुद को महफूज नहीं समझ रही। आपके इन फिक्रों को सुनकर मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हुआ हूँ। मतलब अना यूसुफ, ये नौबत आई क्यों? आप भी ड्राइव करती हैं, आपको अचानक जाना पड़ सकता है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपको शाम रात के किसी पहर में अपने किसी अजीजों का जाना पड़ जाए तो क्या आप न जाएं? शिफ्ट जो है तो इवनिंग शिफ्ट रात को 1 बजे करके जाना। खवातीन खुद ड्राइव करना सीखती क्यों हैं? सवाल ये है कि सीखती क्यों? इसलिए कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो खवातीन भी कर सकती हैं, खुद से जाकर भी कर सकती हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ सकती हैं, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारी वो खवातीन जो कि अपने आप को बहुत बहादुर भी समझ, हम एक्चुअली जो है अब बहुत सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, बहुत ज्यादा इस सारी सूरत हाल की हो गए हैं। असल में अभी तक ना तायुन नहीं हो सका कि एक चीज मोटरवे डिक्लेयर करने के बावजूद वहाँ इतना बड़ा खला और वहाँ पर मोटरवे पुलिस क्यों डिप्यूट नहीं की गई। इसलिए नहीं की गई कि वो वहाँ पर लोगों की इज्जतें पमाल हों, शायद ये इसका इंतज़ार कर रही थी। अब अगर आप करते भी हैं इतने बड़े इंसिडेंट के बाद, तो उस फैमिली के साथ क्या गुजर रही है जो इसका शिकार हुई है। तो सारी सूरत हाल में राव साहब, ये जितने दिन से जब चिड़िया खेत तो फिर क्या फायदा। बिल्कुल, मैं जितने दिन से ये न्यूज पढ़ रही हूँ, इसके सारे मामलात सुन रही हूँ, उस खातून को सिर्फ एक बार ज्यादती का निशाना नहीं बनाया जा रहा, अब बार बार सारी जिंदगी उसको ज्यादती का निशाना बनाया जाएगा। जितने सवालात उठाए जा रहे हैं, जो हालात पैदा कर दिए जाते हैं, हमारे यहाँ इंसाफ वाला निजाम तो आपके सामने ही है। ये कहना कि फ्यूल खत्म हो गया और गाड़ी खराब भी तो हो सकती है। बिल्कुल, जीटी रोड पर गाड़ी खराब नहीं हो सकती। बिल्कुल, कोई और मसला भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, अकेले खड़ा रहना पड़ सकता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि कोई इंसिडेंट हुआ है। इस पे मैं तो अगली स्टेटमेंट जो हमने कल देखा, सीसीपीओ साहब ने माफी मांगी है, इस पे हम बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और हम बात करें अदालत में पेशी के मौके पर सीसीपीओ साहब ने माफ़ी मांगी। मतलब अगर अंदाज़ा हो आपने कि आपने क्या बयानात दिए हैं तो ये माफ़ी शायद उसी टाइम मांग लेनी चाहिए थी। अब ये किसी के कहने पे मांगी गई है या फिर जो तमाम लोगों की जानिब से रद्द अमल आया उसके बाद आपको एहसास हुआ है। माफ़ी तो मांग ली गई है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग सीसीपीओ से ताहाल नाला हैं और मुतालिबा उनका यही है कि सीसीपीओ को उनके ओहदे से हटाया जाए। फिलहाल उन्होंने किस तरह से माजरत की, आपको पहले वो दिखाते हैं। मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजो गम या कैफियत गुस्से किया, उन सब से मैं माजरत। अब ये है बस बस अच्छा, गुफ्तगू राव साहब आपने मुलाहिजा किया, उसके बाद ये जो हुआ ये क्या था? और देखिए ये मतलब अब बात करने से इनकार और फिर उसका जो प्रॉपर तरीका था वो क्या, मतलब आपने अब चुप इसलिए इख्तियार कर लिया कि जब भी आप बोलेंगे आप इस तरह से बोलेंगे, आप दिल आजारी लोगों की करेंगे, इसलिए आपने कहा कि अब मैं चुप ही रहूंगा, यानी जब बोलूंगा तब ऐसा ही बोलूंगा। देखिए, चुप नहीं रहे, ये गैर रस्मी इसको गुफ्तगू हम कहते होते हैं कि चलते चलते जो गुफ्तगू, उसमें इन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस ठीक ना हुई, वो हंसी कैसी तो फिर मुझे कहना इस तरह के बयानात भी मौसूफ ने दिए, जिस पर बता दें ये जो आप जिसको गैर रस्मी गुफ्तगू कह रहे हैं, इस दौरान ये जो हंसी थी ये कैसी थी? ये बुनियादी तौर पर तो मजाक उड़ाया गया है, इस सारे सिस्टम का मजाक उड़ाया गया और उन सारे लोगों का मजाक उड़ाया गया है जिन्होंने क्रिटिसाइज किया मोहतरम सीसीपीओ साहब को, जिनकी ACRs के हवाले से बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर पड़ी हैं, वो चेक की जा सकती हैं कि किस तरह के माजी में इनका जो किरदार रहा है, उनकी जो सर्विस पर एक और रवैया देख के मुझे अफसोस हो रहा है कि आप इतने सेंसिटिव मैटर पर बयान दिया, माफी मांगी और उसके बाद देखिए मैं और जो आप देखिए, आप इससे
ये रेडिक्यूल कर रहे हैं आप बुनियादी तौर पर उस फैमिली को कर रहे हैं जिसके मुतालिक आपने बात की थी, और फिर आपके माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा। यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब तो ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि हुकूमत कौम से माफ़ी मांगे कि एक गफलत हुई, क्यों इतना अरसा मोटरवे को खाली छोड़ा गया और उसके बावजूद बयानात आ रहे हैं आपके सामने। कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो तो बयानात का सिलसिला जारी है। कारकर्दगी का ना पूछें, कारकर्दगी क्या है उस पर बात मत करें। तो जैसी गवर्नमेंट की लाइन होगी, गवर्नमेंट के तैनात करदा लोग हैं वो भी वही करेंगे। और एजेंडे के तहत आई एम राइट और नोट पर मैंने जिस तरह से सीसीपीओ साहब का ये रवैया देखा है कि आपने पहले माफी मांग ली, पता नहीं किसी के कहने पे मांगी, क्योंकि जो बाद वाला रवैया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। अब देखिए किस तरह से वो मुस्कुराते हुए और फिर जो उनका एटीट्यूड था वो आपको नजर आ रहा है, वो बता ही रहा है कि आप क्या रहे हैं। तो जिस तरह के गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी और एजेंडा बेस्ड जब आप अपॉइंटमेंट करेंगे कि एजेंडा आपका ज़रूर फॉलो होना चाहिए, तो फिर इससे आपने सबके बयानात सुने हैं, अगले ही रोज़ इन ऐसे बयानात तज़हीक अमेज़, अगर इस वक्त पीटीआई की अपोजिशन होती तो आपको लग पता जाना था आपका पूरा शहर बंद हुआ होना। बिल्कुल ऐसे। राव साहब इसी हवाले से एक अपडेट अपने नाज़रीन तक पहुंचानी है। जी तो नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ आपने जानी, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। राव साहब ये मसला सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाता, मैं अगली स्टेटमेंट कल एक अफसोसनाक और वाकया हुआ, पुलिस इंस्पेक्टर की सीसीपीओ ऑफिस के बाहर बच्चों समेत खुदसोजी की कोशिश। अब पुलिस इंस्पेक्टर का शिकवा क्या है, क्या मुतालबा है, पहले आपको वो दिखाते हैं। एक साल बाद ये सीसीपीओ साहब ने हमें बुलाया उसी मामले के हवाले से और हमें रिलीज़ गालियाँ दी हैं और बदसलूकी की है जो उनके अहदे के शायान शान नहीं है। मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आला पंजाब और आईजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ इस ज़्यादती को जो है ना रोका जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। अब हमें गिरफ़्तार कर लिया गया है मुझे, और अब मुझे मेरे ख़िलाफ़ पर्चा दे रहे हैं। मैं इस वक्त पुलिस कस्टडी में हूँ और ये अगर इन्होंने मुझे इंसाफ ना दिया तो मैं अपने बीवी बच्चों के साथ आकर सीसीपीओ के दफ्तर के सामने खुदकुशी कर लूँगा, अपने बच्चों को भी मार दूँगा और मैं लिख कर दूँगा कि इसकी सारी जिम्मेदारी सीसीपीओ लाहौर पे होती है। मैं सैयद हूँ, मुझे गालियाँ देने का कोई जवाब नहीं बनता। मेरे खिलाफ जो भी मामला इन्होंने उठाया उसमें मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। सारे मुकदमे फ़ाइल हो चुके हैं और सारी सज़ाएँ मिल चुकी हैं और ये किसी ग्रज की बिना पे अपनी सुख्ती को मिटाने के लिए, जो प्रेस में इनकी सुख्ती हो रही है उसको मिटाने के लिए हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, जो हमारे साथ साथ जी। तो गुफ्तगू आपने सुनी। राव साहब, अब आपने देखा कि किस तरह से दुख दर्द गुज़िश्ता रात से ये सीसीपीओ साहब इस पे भी माफी मांगेंगे। अब इस पर माफी, इस पे लोग तनकीद करना शुरू करेंगे। उन्होंने जिस तरह की माफी उस मामले पर मांगी है, उनको उस पर पशेमानी नहीं है, तो आप ये तो मामला ही नहीं है कोई। बिल्कुल ये क्या इंस्पेक्टर की क्या आप इस तरह के तो हजारों वाकयात होते हैं हर रोज। इतना बड़ा वाकया हो गया उनकी अपॉइंटमेंट के बाद और उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी, तो आप एक इंस्पेक्टर से क्या वो इसके मामले पे माफी मांगेंगे? लेकिन ये रवैया आपकी चेन ऑफ कमांड को कमजोर करेगा। ये एक एसएचओ या इंस्पेक्टर का मामला नहीं है, ये बढ़ता चला जाएगा। आप जो ही बढ़ाते जाएंगे तो लोग ये डिसिप्लिन फोर्स में पहली मरतबा आप देखेंगे कि आपको सड़कों पर भी नज़र आ सकते हैं। डिसिप्लिन फोर्स जो है वो उसके एहलकार आपको सड़कों पर भी नज़र आ सकते हैं अपने पुलिस चीफ के रवैये के खिलाफ। आप बिल्कुल सर्जनिश करें, आप पूछ-गुछ करें, कोई मामला आता है आप डिमोशन कर सकते हैं, आप सज़ाएँ दे सकते हैं, आप सैलरी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब आप देखिए कि जो अब्यूजिंग है वो ज़्यादा अजियतनाक है कि अगर पुलिस चीफ जो कि सरबराही अगर इस तरह का होगा, अगर किसी घर का सरबराह ऐसा होगा तो फिर घर वालों का क्या हाल होगा। अब पुलिस चीफ को आप इन्हीं को फॉलो करना है, तो जब इन्हीं को फॉलो करेंगे तो आप देखिए कि बाकियों का क्या हाल होगा। तो और इसी तरह से ये मुतनफ़र होते जाएंगे अहलकार। और ये इंस्पेक्टर रैंक है, ग्रेड 16 का ये पुलिस ऑफिसर है, लेकिन हालत देख लें आप कि उसको बोलना पड़ गया है कि गालियां दी हैं मुझे और फिर खुद सोजी का कह दिया कि अपने बच्चों के साथ एग्जैक्टली। और कल को अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह का वाकया होता है तो फिर जाहिर है फिर क्या करेंगे आप। और ये एजेंडा बेस्ड जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें फिर ख्याल नहीं रखा जाता किसी का। उसमें बुनियादी तौर पर आगे चूंकि सफबंदी हो रही है बलदियाती इलेक्शन की। राव साहब ये ख्याल रखें ना रखें, अवाम इनसे अब हर चीज का ख्याल रखवाएगी। अवाम को अपने हकूक पता है कि क्या है,
वो फिर आज माफी मांगी है, इस तरह बहुत सारे मामलात पर सीसीपीओ साहब को माफी मांगनी पड़ेगी, या फिर वो जो चुप उन्होंने कहा है उस तरह से वो चुप रहेंगे तब बेहतर रहेगा, लेकिन जब जब बोलेंगे अवाम के खिलाफ बोलेंगे तो एक बार फिर से अवाम के कटहरे में उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। देखिए कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो खड़ा करना चाहिए था ना कि क्या सूरत हाल है इनकी, इनको इनसे पूछना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को पूछना चाहिए था। और चीफ मिनिस्टर के आप देखें कि चीफ मिनिस्टर से 3 बार एक सीनियर एंकर पर्सन ने पूछा, जो मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ है, सोशल मीडिया पर भी वायरल है, और उस पर वो जवाब क्या दे रहे हैं। तो उसके बाद फिर सीनियर सहाफ़ी कामरान खान की जानिब से जिस तरह की गुफ्तगू आई है कि अब तो खुदा का खौफ करें, जिनको आप वसीम अकरम प्लस कहते थे वो तो ज़ीरा भी नहीं बढ़ के जीरा प्लस निकले। तो आप देखिए इस तरह की सूरत हाल है, और ऐसी सूरत हाल में जब अपॉइंटमेंट्स आप करे जा रहे हैं इस तरह की, और डिठाई के साथ आप ये कह रहे हैं, एक तरफ भी आपने बयान दिखाया कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं दिल आज़ारी अगर हुई है मेरे बयानात से उसकी इस तरह की सूरत हाल तो मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ, और दूसरी जानिब आप कह के लगाते हुए जा रहे हैं। खैर अल्लाह ही हाफिज़ है रवैया है इस तरह के मामलात पर, इस तरह के रवैयों पर। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है, फिर से ख्वाब दिखाया जा रहा है, फिर से वो बात की जा रही है जो कि नारों में की गई थी, जो कि वादे किए गए थे, जो कि दावे किए गए थे। यकसा निज़ाम तालीम के मदारिस सरकारी स्कूलों में यकसा निसाब पंजाब काबीना ने इकदामात की मंजूरी दे दी है। ये कौन से इकदामात हैं जिनकी पहले मंजूरी नहीं दी गई थी जब ये नारे बुलंद किए गए थे? जी राव साहब। देखिए ये हम गुफ्तगू काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, और 24 माह बहुत ज़्यादा दुरानियां है इस सारे एजेंडे की तकमील के लिए। एटलीस्ट तकमील ना हो, आगाज तो हो, आगाज नहीं कर पाई अभी तक। ये जो गुफ्तन नशिस्तन और बर्खास्तन का सिलसिला जारी है। हम देख भी रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, वफाकी वज़ीर जो हैं शफकत महमूद साहब बड़े सीनियर जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं और चीज़ों को समझते हैं। डेफेड के लिए भी काफ़ी काम किया हुआ है, शहबाज दौर में भी एडवाइज़र रहे एजुकेशन के हवाले से। और हम तवक्का ये कर रहे थे ये सबसे मुश्किल काम है, और इसका फ्रेमवर्क के हवाले से शफकत महमूद साहब ने कहीं जिक्र भी किया कि इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन कब होगी अभी तो फ़िलहाल अप्रूवल का मरहला है। अगर यकसा तालीमी निज़ाम आ जाता है तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये हमारे मुआशरे के लिए बहुत सूदमंद साबित हो सकता है। लेकिन साथ ही ये बता दें आपको अभी भी उम्मीद है। मैंने अगर का लफ्ज इसीलिए तो इस्तेमाल किया है, 5 साल भी लग सकते हैं, गवर्नमेंट खत्म भी हो सकती है। कहने को ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है, लेकिन इस आइडियल सिचुएशन से आपने इसको मजीद किस तरह से बनाना है। इसमें तमाम तर जो माफिया है, प्राइवेट स्कूल माफिया है, मैं इसलिए माफिया उसको कह रहा हूँ कि ऐसे स्कूल्स भी हैं जिन्होंने लॉकडाउन में भी 20% का जो डिस्काउंट है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बावजूद वो भी नहीं दिया। और ऐसे भी लोग, क्योंकि ये बिज़नेस है प्राइवेट सेक्टर का, तालीम तो होगी ज़ाहिर है, लेकिन बिज़नेस भी है साथ में। दूसरी जानिब हम बात करते हैं यकसा निज़ाम तालीम की। ये नारा काफ़ी पुराना भी हो चुका है, इस पर बड़े नारे लगे हैं, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन हमने कभी नहीं देखी। आपका 2 तबकाती, जो 2 नहीं बल्कि 3 तबकाती निज़ाम मैं इसको कहूँगा। मदारस का सिस्टम अलग है, और उसके साथ साथ जो सरकारी स्कूल्स में अलग हैं, और फिर प्राइवेट स्कूल्स में अलग है। और आजकल ऑक्सफोर्ड का सिलेबस ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है। तो आप अपने जो नई नस्ल है, मुस्तकबिल के मामारों को अगर एक बैनर तले ले आते हैं, मदारस हों या सरकारी स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल्स जो कि भारी भरकम फीसें वसूल करते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा एग्जीक्यूशन के लिए हम यही कह सकते हैं कि हम भी देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली माफियाज को हमारे मुल्क में खुद खुली छुट्टी दी जाती है, खुद फ्री हैंड दिया जाता है, और बल्कि आजकल तो माफियाज को आजकल तो कुछ भी करना तो माफियाज कह के दरगुजर करना पड़ती है कि माफियाज हैं, और माफियाज से हम किस तरह हम तो कर ही देते हैं। हुकूमत ये कह देती है कि माफिया है, रियासत स्टेट जिसकी रिट कहीं नजर नहीं आती है। और इसका दुआ करें नोटिस ना कहीं ले लें प्राइम मिनिस्टर, इसका नोटिस ले लिया तो ये काबीना के इजलास के बाद ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, फिर ये और आगे नहीं बढ़ सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। बेनामी जायदादों के मालिकान की तलाश एक्साइज और FBR मिलके करेंगे, क्या फायदा होगा इसका राव साहब? देखिए
2 साल में आपने एमनेस्टीज भी दे दी और उसके बाद भी अगर आपको नहीं पता चलता तो फिर इसका मतलब है कि आपके इदारों की जो कारकर्दगी है उस पर क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर किसी ने एमनेस्टी ली है या पहले एक आध केस हमने देखा भी है वैसे एमनेस्टी लेने के बाद जो लोग काबू में आए जिनके गिर्द घेरा जो है वो तंग हुआ है। ये रिसेंटली आपने देखा कि एक साबिक एक्साइज ऑफिसर के घर से 32 करोड़ या 33 करोड़ रुपए बरामद भी हुए और मुख्तलिफ जायदादों का भी सुराग लगाया गया। लेकिन अब इस हवाले से काम को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। आपको एक स्पेशल इसके लिए आपको डिटरमिन टीम चाहिए जो इसी काम पर फोकस करे। आपके यहाँ जो टैक्सेशन के केसेस हैं वो तवालत इख्तियार इसी वजह से करते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है। कैपेसिटी बिल्डिंग जब तक नहीं करते आप अपने इदारों की तो जितनी मर्जी आप इस तरह के पॉलिसी स्टेटमेंट्स दे दें, काम नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड हैं और वो सिर्फ इसी काम पर लगें जो खोज लगाते हैं। अब जो जायदादों का मामला है उसमें तो आपको बेशुमार आपके केसेस आपके सामने भी आए होंगे। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर किसी ने रिसेंटली एक केस ऐसा आया कि 20,000 रुपये तनख्वाह है एक सरकारी मुलाजिम की और उसके अकाउंट में 20 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए में और इसी तरह से जायदादों के। तो अब मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए। और ख़ास तौर पर अगर कोई जायदाद किसी ने बनाई है तो वो तो सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास चली जाती है, वो तो स्टाम्प पेपर्स और वो सारी जो रजिस्ट्री है वो तो सरकार के पास मौजूद होती है। अगर उन्हीं की छानबीन कर ली जाए तो बेहतर अंदाज में आप कम अज़ कम आपको पता चल सकता है। आईडी कार्ड अगर किसी ने 40 करोड़ की जायदाद खरीदी है तो उसका आईडी कार्ड मारे ना उधर, आपको पता चल जाएगा फाइलर है नहीं है, नहीं नॉन फाइलर है तो उसके पीछे जाएं। सिंपल सा ये फार्मूला है। लेकिन इसके लिए आपको डिटरमिन टीम चाहिए जो कि हम कभी भी नहीं देखे। पॉलिसी स्टेटमेंट्स बयानात बहुत हम देखते हैं लेकिन इससे आगे कुछ नहीं होता। आप जिस डिटरमिन टीम की बात कर रहे हैं वो तो अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आती है। लेकिन इसके बाद जब ये बनाया गया है एक सिस्टम जिस पे कहा जा रहा है कि जी दोनों मिलकर काम करेंगे तो चलें, कुछ बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है। कर ले उम्मीद, बिल्कुल कर ले। एक जानिब मैंने आपको कहा आप उम्मीद करें, एक तरफ आप कर ले उम्मीद, इससे और क्या कर भी। चलिए जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले राव साहब आपने अपना ई चालान जमा कराया है, मुझे बताइएगा। ई चालान की हम बहुत ज्यादा बात भी सुन रहे हैं। हाँ, और नहीं आपका कोई ई चालान रह तो नहीं गया, मुझे ये बता दें फिर हम अपने नाज़रीन को भी जरा। मेरा ई चालान अब मुझे नहीं पता, फिलहाल तो पेंडिंग कोई नहीं है लेकिन पेंडेंसी आ भी सकती है। जिनके पेंडिंग हैं उनके लिए खबर क्या है, उनकी तरफ हम जाएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। तो ब्रेकिंग न्यूज आपने जान ली और अभी हमारे पास खबर है ई चालान ना दहिंदगान के हवाले से जिनके लिए वसूलियों के लिए भरपूर एक्शन की तैयारियां की गई हैं। राव साहब क्या कहेंगे, अब एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने तो डर है मेरे साथ कहीं वो रिक्शे वाला ही काम ना हो जाए। मुझे वैसे कभी मसूल नहीं हुआ और ऐसा ना हो कि पता चले 100 चालान। अच्छा, अब वो लोग जिनके चालान एक्चुअली दूसरी जगहों पर जा चुके हैं, जिनके चालान है नहीं उनको आ चुके हैं, वो अब क्या करें? अब इसमें जो स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई है, एंड्रॉयड फ़ोन होगा वार्डन के पास और वार्डन फौरी तौर पर चेक कर सकेगा कि ई चालान पर स्टेटस क्या है अगर किसी पर भी शुबा होता है या कोई कॉल चलती है तो। लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर ई चालान हुआ है तो लोगों के जिनके पास है वो जमा करवाएं, अदरवाइज़ फिर खबर बन सकती है क्योंकि और ई चालान के हवाले से ऑलरेडी अब मेरा ख्याल से फिर से शुरू किया है सेफ सिटी ने कुछ अपनी एंट्री। ज़ाहिर है अपनी एग्जिस्टेंस तो उन्होंने शो करनी है कि हम भी हैं, हम भी पड़े हैं राहों में इतने कैमरे लगा के। तो वो जाहिर है कौन से कैमरों की बात कर रहे हैं जो बंद पड़े हैं? जो अच्छा बंद उस वक्त होते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े ना किसी वक्त, तो पता चलता है ये बंद है। वैसे ई चालानिंग है और सारा काम वैसे हम देख रहे हैं कि किसी का चालान किसी के घर जा रहा है, शादियां लोगों की टूट रही हैं इसी वजह से कि पीछे मोटरसाइकिल पर किसको बैठाया हुआ था। तो इस तरह की खबरें आई हैं, ये मजाक नहीं है, ये खबरें आई हैं कि और मोटरसाइकिल पे कौन किसी को बैठा के फिरता है। तो वो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। फिर खैर इसके लिए अब वो लोग जो कि एक्चुअली अपना चालान जिन्होंने पे नहीं किया, क्योंकि हमारे लोगों का भी रवैया ऐसा है कि हम इन चीज़ों को आराम से कहते हैं कि जी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, देखा जाएगा जो होगा, हमारे पास कौन सा आके कोई गाड़ी बंद कर देगा। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए की जाती हैं, फौरी तौर पर इस चीज़ को पे भी करना चाहिए, अदरवाइज़ फिर एक्शन लिया जाएगा और उसका फिर रिएक्शन क्या होगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा।
अगली खबर की तरफ जाते हैं। डेंगू का खतरा जो कि बढ़ता चला जा रहा है। 7,520 इंडोर और 603 आउटडोर मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसको तल्फ किया गया। राव साहब, ये जो डेंगू के लिए डीसी साहब इजलास की सदारत भी रोजाना कर रहे हैं, अपडेट्स इसमें क्या है? ये सर्वेलेंस क्या उन बुनियादों पर की जा रही है कि हम बेहतर नताइज की तरफ जाएं? अब चूंकि आपको याद होगा कोरोना के दरमियान में ये इस तरह की डेंगू के हवाले से खबरें आना शुरू हो गई थी और फिर वेदर भी उसका है, और चूँकि तमाम तर जो मशीनरी थी वो कोविड में बिजी रही, कोविड की एक्टिविटीज़ के हवाले से, लेकिन इसको अब तेज़ किया गया है। जब तेज़ किया गया तो शदीद हब्स का जो मौसम गुजरा है उसमें डेंगू ने सर उठाया है। ये देखिए 7,520 एक इंडोर मकामात पर, यानी एयर कूलर्स या गमले या आपके पानी कहीं पे आपने रखा है तो वो लार्वा जो है वो वहाँ से बना, और उसके बाद फिर आउटडोर मकामात पर भी बना है। अभी इसके अलावा जो आउटडोर मकामात हैं उसमें कब्रिस्तानों में सबसे ज़्यादा जो सर्वेलेंस की ज़रूरत है उसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। फ़िलहाल जो शहर भर में 5 तहसीलों में जो डेंगू की टीम्स हैं वो काम कर रही हैं, उनकी ये रिपोर्टिंग है, और ये रिपोर्टिंग मुझे लगता नहीं है कि ये एक्यूरेट रिपोर्टिंग होगी। ये तो जहाँ पर जा सकी होंगी टीमें ये रिपोर्ट होगी, और इस रिपोर्टिंग को देखकर ये अंदाज़ा लगा लें कि इसका मतलब है कि शहर के हर एरिया में जो डेंगू है उसका डेंगू लार्वा बन सकता है और मौजूद भी है, और इसको मज़ीद फ़ाल करने की ज़रूरत है, मशीनरी को फ़ाल करने की ज़रूरत है। जो डेंगू ब्रिगेड है उसको एक्टिवेट किया जाए और स्प्रे के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि ये कम अज़ कम इसका फैलाव ना हो। ये एक मुस्बत पेशरफ्त है कि अभी तक पेशेंट्स जो हैं वो इतने रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली इस पर सूरत बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, आप ब्रेक के बाद न्यूज़ हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे स्कूलों की रौनकों के हवाले से। स्कूल्स के हालात क्या हैं, किस तरह से SOPs को फॉलो किया जा रहा है, स्कूल इंतजामिया कितनी एक्टिव है, और इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं 6 महीने बाद स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की रौनकें बहाल हो गई हैं। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि कभी छुट्टियां जो होती थी वो 3 महीने की होती थी, जो कि कम होती 2 महीने पे भी आ गई। लेकिन इस दफ़ा ऐसी छुट्टियां हुई कि एक्चुअली वो स्टूडेंट्स जो कि स्कूल जाने से भी कतराते थे वो भी स्कूल्स को मिस करने लग गए। टीचर्स जो थे वो अपने क्लासरूम के इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा मिस करने लग गए। तो ये जो गैप आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह अब वो फिल हो चुका है, और उसके बाद एक बार फिर से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की रौनकें बहाल हो गई हैं। यूनिवर्सिटीज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई हैं, कॉलेजेस खुल गई हैं, स्कूल्स मरहलावार जो हैं वो खुलेंगे। फिलहाल 9th-10th क्लासेस जो हैं उनके स्टूडेंट्स आज स्कूल जा रहे हैं। तो सबसे पहले फ़ारान यामीन की जानिब रुख करेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है स्कूल खुल जाना और SOPs पर अमल दरामद कराना। स्कूल इंतज़ामिया इसमें किस हद तक कामयाब है, स्टूडेंट्स कितना इस पर कोऑपरेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई का ख्याल रखना एक इंतहाई अहम मरहला है। ये सब चीज़ें हमें बचाएंगी ना सिर्फ कोरोना वायरस से, बल्कि एक जो माहौल हम कहते हैं ना हेल्दी इन्वायरमेंट, वो भी जाएगा। तो फिलहाल जो हमने सूरत हाल देखी, इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त मुजाहरा किया जा रहा था इन चीज़ों का। लेकिन अभी हम जानते हैं फ़ारान से। जी फ़ारान, बताइए कहाँ पर आप मौजूद हैं और किस तरह से बच्चों का जोशो जज्बा है। स्कूल इंतज़ामिया की तरफ तो हम आएंगे, बच्चों का जोशो खरोश बताइए कैसा है। मैं APS स्कूल मॉडल टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज बाकायदा तौर पर क्लासेस का सिलसिला शुरू हो गया। SOPs के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जा रहा है। टीमें भी यहाँ का दौरा कर रही हैं और CEO एजुकेशन परवेज़ अख्तर ने भी यहाँ का दौरा किया। SOPs के हवाले से क्लासेस के अंदर गए हैं और बच्चों से मुख्तलिफ सवालात भी किए हैं। मेरे साथ CEO एजुकेशन मौजूद है। सर बताइएगा, अब मुख्तलिफ आपने जो स्कूल्स वगैरह उसका दौरा भी किया होगा, यहाँ पहुँच कर आपने किस किस्म के इंतजाम पाए? देखिए, यहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब हैं राना अता साहब, आउट क्लास हमेशा से इनकी परफॉर्मेंस रही है। और चूँकि ओवरऑल पूरे लाहौर को अब देख रहे हैं, जितने भी सिर्फ पब्लिक स्कूल नहीं प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो हम लोगों ने इंश्योर करना है कि तमाम में जो SOPs हैं कोविड-19 के हवाले से, चूँकि ये एक फ़र्स्ट डे है और पहले दिन का जो इम्प्रेशन हमारा, हमें इसको सक्सेसफुल करना है। इसमें रोल हमारा भी है, टीचर्स का भी है, इसमें कम्युनिटी का भी है, पेरेंट्स का भी है। और वो बुनियादी बातें चंद एक ही हैं जो बच्चों को एजुकेट करनी है कि डिस्टेंसिंग, मास्क और जो इंडिविजुअल प्रिवेंशन है उसको लेके आगे चलना है।
तो इंशाल्लाह हमने मिल, इसमें आपका भी एक रोल है, मिल के ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। ये इलाज से बेहतर एक अवेयरनेस जो है ना जी, वो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। तो ये अवेयरनेस, ये जो दिन है, पहला वीक स्पेशली चल रहा है, ये टोटली अवेयरनेस का है, ताकि आने वाले दिनों में 22 तारीख से और 30 तारीख से जो हमारे छोटे बच्चे आ रहे हैं, ये जो हमारे बच्चे होंगे 9th 10th के, ये लीडर होंगे उनके, ये उनके लिए ट्रेनर होंगे। इनकी तरबियत हमने इस तरह से एक हफ्ते के अंदर करनी कि जो छोटे बच्चे आएंगे उनको ये ट्रेन करें। हाँ, इसी जो जाते हुए कोविड-19 के अंदर हम अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकें। जी बिल्कुल, जो परवेज़ अख्तर उनका कहना था कि अब जो बच्चे स्कूल में आए हैं ये ट्रेनर होंगे आइंदा जो दूसरे और तीसरे मरहले में। हमारे साथ फरहान मौजूद है। फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया CU एजुकेशन के हमरा मौजूद है। किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? बहुत ज़बरदस्त इंतजाम हैं और बच्चे भी पुरजोश नज़र आ रहे हैं, तो बच्चों का क्या कहना है, बच्चे किस हद तक पुरजोश हैं? रुक करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जुनैद रियाज ने, जो कि बच्चों के हमरा मौजूद है। जुनैद, बताइए, स्कूल वापस बच्चे आए हैं 6 महीने बाद, कैसी एक्साइटमेंट है, जोशो जज्बा कैसा है, क्या कहना है बच्चों का? जी, बच्चे बहुत खुश हैं। 6 महीने बाद जो हैं वो बच्चे स्कूल आए हैं और पहले रोज़ जो है वो तालीमी सरगर्मियों का भी बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। नाम धाम के बच्चों को जो है बुलाया गया, क्योंकि बोर्ड के इम्तहानात होते हैं और ऊपर की क्लासेस जो हैं 11वीं 12वीं के भी बोर्ड के इम्तहानात होते हैं। तो इसी सिलसिले में जो है बड़ी क्लासेस को बुलाया गया और उसके बाद 23 सितंबर से जो है वो मिडिल क्लासेस को और 30 सितंबर से जो है वो प्राइमरी क्लासेस को जो है वो मदऊ किया जाएगा। और SOPs गाइडलाइन पर अमल दरामद करके जो है वो बच्चों को स्कूल आने दिया गया है और सोशल डिस्टेंस जो कि 3 फीट था वो भी बरकरार रखा गया है और तलीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया। बच्चों से बात करते हैं, बच्चे कैसा फील कर रहे हैं आज, कैसा आपका जज्बात है? हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। 6 महीने के बाद हमारी तरह से स्कूल खुले हैं, तो हमें स्कूल को देख के, सर को देख के, टीचर को देख के खुशी हो रही है। हमें इतना खुशी हो रही है कि अब हमारे बोर्ड के इम्तहानात भी हैं, तो हमारी पढ़ाई का ज़िया ना हो, इस वजह से हमें स्कूल बुलाया गया। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस वजह से अब हमारे 3 फीट का फासला भी रखा गया है, सैनिटाइज़र भी मौजूद है और हमारे सर भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जी, आपने बात सुनी कि SOPs गाइडलाइन पर अमल दरामद करवाया जा रहा है और जो इनका जज्बा है वो इंतहाई दीदनी है। बच्चों से और भी बात करेंगे, आपको कैसा लग रहा है आज और कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं और आज कौन से सब्जेक्ट्स में वो पढ़ाएंगे? मैं 9th क्लास में हूँ और सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। फ्रेंड्स वगैरह से मिले 6 महीने बाद, इस तरह लॉकडाउन के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम अपने उस्ताद से मिले, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है वैसे स्कूल में पढ़ने का। इस तरह बस अब SOPs लगाए गए हैं अच्छे इन्होंने। जी, आपने बात सुनी कि बच्चे जो हैं, अच्छा जुनैद, बच्चे तो एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। मुझे कुछ क्लासरूम्स का एनवायरनमेंट बताइएगा, क्योंकि हम बार बार जो SOPs की बात कर रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई, उसमें मास्क तो बच्चों ने पहन रखे हैं, हम देख रहे हैं। उसमें बात ये की गई कि गैदरिंग्स जो हैं स्कूल में वो नहीं होने दी जाएंगी, एंट्रेंस पे प्रॉपर बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, उसके बाद इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि सफाई के बेहतरीन इंतजाम होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको स्कूल्स में नजर आ रही हैं? जी, यकीनन इसके ऊपर जो है वो खुसूसी तौर पर जो है वो उसको देखा गया है, चेक किया गया है और इन मामलात के ऊपर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी गई है, क्योंकि 6 महीने बाद जो है वो स्कूल खुलने थे। तो इस हवाले से जो SOPs गाइडलाइन थी उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया गया है, बैनर्स अवेज़ा किए गए हैं, इंफॉर्मेशन कोरोना के हवाले से जो है चार्ट्स बना के जो है वो दीवारों पर लगाए गए हैं और उन पर मुकम्मल मालूमात फराहम की गई है। क्लासरूम्स में चार्ट लगाए गए हैं, उन मालूमात दी गई और बच्चों को माशरती फासला जो है उनके आपस में जो है वो कायम रखा गया। ज़िग ज़ैग बच्चों को बैठाया गया है। अगर फुटेज में आप देख सकते हैं कि बच्चों के दरमियान 3 फीट के फासला जो है उसका जो है खुसूसी तौर पर ख्याल रखा गया है। असातिज़ा को जो है कोरोना के हवाले से खुसूसी हदायत दी गई हैं। जो मॉर्निंग के जो सुबह बच्चे आए तो उनका मुकम्मल तौर पर जो है वो SOPs के मुताबिक उनका टेम्परेचर चेक किया गया। सुबह के वक्त असम्बली जो है वो नहीं कराएगी और सुबह के वक्त जो रेसेस करवाई जाती थी या सुबह के वक्त जो गेम्स करवाई जाती थी
बच्चों को एक्टिव रखने के लिए वो नहीं करवाएंगी और ब्रेक भी जो है वो का हिस्सा है। गैदरिंग्स वगैरह नहीं होने दी जा रही। जुनैद, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। स्कूल्स में किस तरह से तैयारियां की गई हैं, बच्चे किस तरह से एक्साइटेड हैं, आप हमें बता रहे थे। 9-10 क्लासेस के बच्चे आज स्कूल आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी वो बच्चे जो कि इंतजार कर रहे हैं कि उनके स्कूल कब खुलने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। इस वक्त शॉपिंग्स का सिलसिला जारी है, न्यू बैग्स, वो जो एक्साइटमेंट होती है ना बैक टू स्कूल की, वो इस दफा हमें एक बार फिर से जो है वो नजर आ रही है। और इस दफा तो कुछ ज्यादा इसलिए नजर आ रही है क्योंकि 6 माह के गैप के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो एक्साइटमेंट कैसी है, इसी पे हम बात कर लेते हैं। वो बच्चे जिनके स्कूल खुलने वाले हैं वो इंतजार कर रहे हैं, क्या प्लान उन्होंने किया है, फिर क्वारंटीन टाइम किस तरह से स्पेंड किया, क्या क्या नई चीजें सीखी हैं, ये हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही माशाल्लाह टैलेंटेड और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, नौरेज अदील। इन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है नौरेज? आई एम गुड, थैंक यू सो मच नौरेज, आपने हमें टाइम दिया। स्कूल्स खुलने वाले हैं आपके। अभी आपने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल्स जा रहे हैं, आपके ऑलमोस्ट 22 से स्कूल जो है वो ओपन हो जाएंगे। कैसी एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आप ये देखें कि आफ्टर 6 मंथ्स हमारे स्कूल खुल रहे हैं। जहाँ हमें समर वेकेशन होती थी 3 मंथ्स की, वैसे हमें 6 मंथ्स की होने हैं। तो वो आपके लिए जो 3 मंथ्स का हमारा मतलब एक्साइटेड होती थी वो और एक्साइटेड हो गई है। बैक टू स्कूल शॉपिंग होती है, मैं अपने बैग्स लेने जाता था, अपना यूनिफॉर्म में लेके आया हूँ और अपने शूज वगैरह। बहुत ज्यादा टाइम हो गया और उसके लिए अब आप स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड हैं। अच्छा नौरेज, इस दफा जब आप स्कूल वापस जाएंगे ना तो कुछ डिफरेंट चीजें होंगी, आपको कुछ चीजें वो फॉलो करनी पड़ेंगी जो आप पहले नहीं करते थे। आपके स्कूल का एनवायरनमेंट डिफरेंट चेंज हो गया होगा, क्लास में डिस्टेंस रख दिया होगा, आपको मास्क लेके जाना होगा, आपको SOPs फॉलो करने होंगे। आपने सारी तैयारी कर ली है, चीजें लेनी है? मैंने अपना पूरा हार्ड वर्क करूंगा कि मैं SOPs को फॉलो करूं और SOPs को फॉलो करते करते साथ जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं अगर वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे तो मैं उनको भी थोड़ा बताऊं कि SOPs को फॉलो करने का तरीका। और जैसे कि हमारा स्कूल है हमारे साथ, तो मैं अपने मतलब स्कूल पे बहुत ट्रस्ट करता हूं कि हमें ये SOPs के मुताबिक ना बहुत अच्छी तरह हमारी एजुकेशन भी होगी और ये वायरस से भी ना थोड़ा मतलब बच सकेंगे। सही, आपने देखा कि बच्चे पुरजोश कितने हैं, स्कूल्स खुल गए हैं तो उन्होंने अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है। नौरेज, मुझे बताएं कुछ स्टडी के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई होगी। आपने ऑनलाइन स्टडी की और उसके बाद जब स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल को मिस करते थे जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी? देखिए, ऑनलाइन जब स्टडी होनी है ना हमारी तो मतलब एक लैपटॉप होना है और उसमें सारे बच्चे होने हैं, लेकिन ये होता था कि हमारे स्कूल का जो ऐसा फंक्शन था मतलब एनवायरमेंट क्लासरूम्स का होता है, मतलब वो हमें नहीं मिल रहा था। मैं अपने फ्रेंड्स को इतना मिस कर रहा था। टीचर्स के जब मतलब मैं क्वेश्चंस करता था टीचर से, टीचर ये, टीचर वो, टीचर ये, माय दिस क्वेश्चन, माय, और मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो मेरे साथ गेट टुगेदर होकर हम सारे बैठे होते थे, वो इन्वायरमेंट जो हम पढ़ रहे थे वो मुझे ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। यानी स्कूल में जाके वो सब चीजें आप जो है वो दोबारा से देखेंगे और इसके लिए आप खुश भी हैं। नौरेज से हम बात करते हैं, अभी अफीफा नसरुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है तो अफीफा से जान लेते हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं और किस तरह से वहां पर चीजें वो देख रहे हैं। अफीफा से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि बच्चे जो स्कूल्स में मौजूद हैं, बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि घरों में तैयारी कर रहे हैं, सबका जोशो जज्बा जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त हमें दिखाई दे रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी देर बाद अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो तैयारी भी है, आपने देखा कि स्पेशल बच्चे कर रहे हैं, और फिर अच्छी चीज ये है कि चीजों को फॉलो किया जा रहा है जो बताई जा रही है। अफीफा से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी अफीफा। जी बिल्कुल, बच्चे वाकई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। 6 महीने के बाद आज अपने स्कूल्स में आए हैं और अपने दोस्तों को मिले हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। SOPs को फॉलो किया जा रहा है। इस वक्त मैं एक डेस्क पर मौजूद हूँ इन बच्चों के बिल्कुल साथ, और मैं भी एक समाजी फासले को बरकरार रख के यहाँ बैठी हूँ। मेरे और मेरे बराबर के बच्चे में तकरीबन 3 फीट का फासला है। हर डेस्क में 4 बच्चे बैठते हैं, लेकिन आज यहाँ पर 2 बच्चे बैठे हैं। एक बच्चे को तो उठा के मैंने पीछे बिठा दिया है, लेकिन दूसरे की साथ ही मैं बैठी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। वो जो ऑनलाइन का एक सिलसिला था, बच्चे उसमें थोड़ा बोरियत भी महसूस करते थे, तो स्कूल्स में बाकायदगी से SOPs को भी फॉलो किया जा रहा है। जैसे ही आप एंट्रेंस में दाखिल होते हैं तो यहाँ पर एंट्रेंस पर आपको बाकायदा से स्पॉट्स बनाए गए हैं
जहां पर बच्चों को सबसे पहले गार्ड और स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से कुछ सीनियर जो असातिज़ा हैं वो उनके साथ उनको पहले ही एंट्रेंस पर आते ही गाइड करते हैं SOPs के बारे में, फिर उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, फिर उसके बाद उनको उनके हाथों को डिसइंफेक्ट करने के लिए उनको सैनिटाइज़र दिया जाता है। जैसे ही बच्चे अंदर जाते हैं स्कूल में तो उनको क्लासेस में डायरेक्ट भेजा जाता है, कोई किसी किस्म की असम्बली हुकूमती अहकामात के मुताबिक नहीं मुनक्किद की जा रही। जैसे ही बच्चे क्लास में आते हैं तो यहीं पर असम्बली की तरह कुछ होता है, तराना जो पाकिस्तान के मिली नगमा है वो पढ़ा जाता है, मिली तराना वो कौमी तराना है वो पढ़ा जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, किताबों से उनकी रग़बत और बढ़ गई है। इसके अलावा मेंटेन तो आपने देखा है कि ये अपने जो समाजी फासला उसको भी मेंटेन कर रहे हैं। बच्चों का ये सारा सिचुएशन, ये 6 महीने की जो सारा इशू था ये कैसा रहा, बच्चों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप बताओ कितने 6 महीने घर में रहे, कितने बोर हुए और कितना अच्छा लगा? और 6 महीने हम घर में रहे, पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पाई। हमें था कि जल्द से जल्द कोरोना ख़त्म हो और हम स्कूल आएँ ताकि हम अपना पढ़ाई को। सबसे ज़्यादा किसको मिस किया था आपने? फ्रेंड्स और टीचर्स को। अच्छा, तो फिर अगर याद रहते थे तो घर में तो क्या सोचते थे, क्या दिल में आता था? ऐसा था कि काश ये स्कूल दोबारा खुलें और हम दोबारा पढ़ना शुरू करें और ऐसे हो के हम। बच्चों ने बड़ी शिद्दत से याद किया, बच्चे घर से ही मास्क पहन कर आ रहे हैं और स्कूल में भी उसको यकीनी बनाया जा रहा है। आप ये बताओ आपने कितना याद किया? मैंने अपने दोस्तों को और अपने उस्ताज़ा कराम को बहुत याद किया और मेरी दुआ थी अल्लाह से कि जल्द से जल्द स्कूल खुलें और हम वापस स्कूल आएँ और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और बच्चों की दुआ बिल्कुल पूरी हो चुकी है और असातिज़ा इनके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल उसी तरह से इंटरेक्टिव जो इनके लेसन्स होते थे वो भी शुरू हो चुके हैं। आप कितने खुश हैं, आप बताएँ? जी, जाहिर सी बात है कि इतना लंबा अरसा गुजर गया है, सब लोग घरों में हैं तो घरों में बोरियत का भी एलिमेंट है, बच्चों की पढ़ाई भी। जाहिर बात है ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है बच्चे भी उसको मिस करते हैं, हम सब ने भी उसको बहुत मिस किया। तो SOPs को किस तरह से आप लोग यकीनी बना रहे हैं? आप टीचर हैं, सबसे पहले किस तरह से उनको बताते हैं? हाँ जी बिल्कुल, SOPs तो सबसे पहले प्रायोरिटी में है हमारे पास। और जैसे बच्चों के स्कूल में एंट्रेंस के वक्त उनको हैंड सैनिटाइज़र और उनका टेम्परेचर चेक करना, यहाँ से लेकर उनको ये बताना कि गैदरिंग इज़ नॉट अलाउड, कैंटीन इज़ नॉट देयर, लंच बॉक्सेस आपके अपने होंगे, क्लासेस में आपने कैसे डिस्टेंस को मेंटेन करना है, कोई भी चीज़ें किसी भी किस्म की आपने एक्सचेंज नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें। और माशाल्लाह बच्चे भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। आप लोगों ने एक सिक रूम भी बनाया, उसका क्या बेसिकली इशू है? हाँ, उसमें यही है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हमें एक फ़ील होता है, क्योंकि हम वी कांट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, तो इस वजह से एक फ़ौरी तौर पे हम वहाँ पे बच्चों को ले जाएं और जो भी फर्स्ट एड हो सकती है, ये पॉसिबल केयर्स हैं वो की। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने टीचर्स की भी बात सुनी, टीचर बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा वो एनर्जेटिक भी हैं क्योंकि वो उनकी भी एक रूटीन थी बच्चों को अफीफा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी। क्लासरूम का एनवायरनमेंट आपने देखा कि इंतहाई ज़बरदस्त है, सोशल डिस्टेंस प्रॉप को मेंटेन किया गया है, जितने बड़े डेस्क हैं सिर्फ 2 स्टूडेंट्स उससे बैठे हैं और फिर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया गया है। टीचर्स भी एक्साइटेड हैं और स्टूडेंट्स भी एक्साइटेड हैं। आई होप के टीचर्स को जो है अब पढ़ाने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, स्टूडेंट्स को चीज़ें समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। मजीद हम इस पर बात करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। नौरेज़ अदील हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नौरेज़, स्कूल्स खुल रहे हैं, तैयारी क्या क्या की है? क्योंकि हमने SOPs को भी देखना है, तो आपने सब तैयारी कर ली है, चीज़ें खरीद ली हैं जो स्कूल लेके जाना? मतलब चीज़ें तो खरीद ली हैं, मतलब कोर्स हमारे पास वैसे भी अवेलेबल था और साथ साथ मतलब यूनिफॉर्म, शूज़ और हमारे जो न्यू स्कूल बैग्स, बैकपैक्स होते हैं हमारे, वो तो मैंने करने के साथ साथ ही, लेकिन जो SOPs के मुताबिक मैंने अपने आप को सेव रखना है और दूसरे बच्चों को अपने आप से सेव रखना है, तो मैं अपने लिए एक्स्ट्रा मास्क लेके रखे हुए हैं, मैंने सैनिटाइजर लेके रखे हुए हैं और कभी कभार मैंने बीच में टेम्परेरी ग्लव्स भी लेके रखे हुए हैं क्योंकि मुझे कोई ऐसा काम करना पड़े जिसमें मेरे पास मींस टू से जरूरत के टाइम पे मैं अपने ग्लव्स पहन के यूज कर सकूं। सही। अच्छा नौरेज़, आप क्लास मॉनिटर भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि अपने साथ आपने दूसरे बच्चों को भी इन चीज़ों को फॉलो करने का कहना है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, तो ये आप करने के लिए सब तैयार हैं? ये तो मैं रेडी हूँ इसलिए क्योंकि ये तो मैं पास्ट 3 ईयर्स से करता रहा हूँ, मैं पास्ट 3 ईयर्स से मॉनिटर बनता रहा हूँ और ये मेरे मतलब एक ड्यूटी में एक और इजाफा हो जाएगा SOPs का कि जब मैं बच्चों को साइलेंट करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, बच्चों को लाइन में रूम बना के लेके जा रहा हूँ, तो मैं
बच्चों को बताना है? अगर मैं किसी को कंप्यूटर लैब लेके जा रहा हूँ अपनी पूरी मतलब क्लास को, तो मैंने मतलब डिस्टेंस का, सोशल डिस्टेंस का बहुत फासला मतलब ख्याल रखना कि हर एक बच्चे में थोड़ा डिस्टेंस, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई। अच्छा नौरेज, क्वारंटीन के टाइम को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी, कैसे स्पेंड किया, क्या क्या करते थे? क्वारंटीन का टाइम तो बीच में बहुत ही बोरिंग था, मेरा तो बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था। मैं कहता था मैं कोई ना अक्सर समर वेकेशन होती थी, मैं ना कोई क्लास ज्वाइन कर लेता था, मतलब मैं समर वेकेशन पैक ज्वाइन कर लेता था, समर कैंप ज्वाइन कर लेता था, मैं ऐसे चीजें ज्वाइन कर लेता था, कराटे क्लासेस ज्वाइन कर लेता था। लेकिन इस बार तो कहीं जा नहीं सकते थे। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, एक अपॉर्चुनिटी ऐसी थी कि मैं घर बैठे कुछ ना कुछ सीख सकता था। तो क्या सीखा आपने? मैंने ना कुकिंग सीखी। अच्छा, जबरदस्त। मैंने सैंडविचेस बनाना सीखे, जबरदस्त। मामा की हेल्प करता था, सैंडविचेस बनाता था, और साथ साथ मैंने ना क्रिकेट का भी बहुत ज्यादा सीखा। मुझे इंटरेस्ट था, तो मुझे इतना नहीं पता था, मैं स्कूल वगैरह से मुझे छुट्टियां हुई हुई थी, तो मतलब पहले तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। अच्छा, फेवरेट प्लेयर कौन से आपका? विराट, ठीक है, इंडिया। अच्छा, और पाकिस्तान में बाबर आजम। ठीक है। अच्छा, तो आपको कोई प्लान है आगे चल के क्रिकेट खेलने का? नहीं, स्टडीज आर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो मैं क्रिकेट को अपनी जगह रखता हूँ, और मैंने क्रिकेटर मतलब बनना नहीं, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन मैं क्रिकेट को अपनी हॉबी की तरह रखता हूँ कि जब मैंने मतलब पढ़ लिया ना, तो मैं अपने थोड़ी इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा क्रिकेट खेलूँ। अच्छा जी, अभी ऑफ कैमरा नौरेज बड़े जबरदस्त अंदाज में हमें कमेंट्री करके दिखा रहे थे, तो कुछ हमारे नाजरीन को आप करके दिखाएंगे? जी बिल्कुल, मैं रमीज राजा को बहुत ज्यादा मतलब कमेंट्री करता हुआ देखता हूँ, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैच हो रहा और मैं रमीज राजा सामने आप एक सेकंड बैठा हुआ है, तो here we go, the first ball of the match and boom from the Fakhar Zaman, and the magnificent six from him, and a very huge six from the right at the last of the day. I'm standing between the captains. On the right side of me Sarfraz Ahmed from Pakistan, and on the left side of my hand is Virat Kohli from the Pakistan, from India, who's won the toss, then Sarfraz won the toss and elected to bat first. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपने देखा कि किस तरह से नौरेज ने अगर क्रिकेट देखा है और उससे कुछ सीखा भी है, तो ये अच्छी चीज़ है कि हमारे जो बच्चे हैं वो चीज़ें जब देखते हैं तो उनसे कुछ सीखते भी हैं। नौरेज, टीचर्स तो बहुत ज़्यादा याद आती होंगी, क्योंकि क्लास का इन्वायरमेंट जहाँ हम बार बार बात करते हैं, वहीं पर जो टीचर आपको सामने खड़ी होकर लेक्चर देती हैं, पढ़ाती हैं, ऑब्वियसली उनका रोल बहुत ज़्यादा अहम होता है। वो ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हमें ना एक आदत हो जाती है उनसे समझने की। फिर जब मैं घर बैठे ट्यूशन पढ़ता था, ऑनलाइन क्लासेस लेता था, कोई और टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस देती थी, कोई और टीचर ट्यूशंस पढ़ाती थी, तो हमें एक पूरा चैप्टर समझना होता था। लेकिन पहले स्कूल में ऐसा होता था कि हम चैप्टर समझ जाए, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिखा है, अब घर आके हमने लर्न करना है। लेकिन जब हम दूसरी टीचर से कभी कोई मतलब अपनी टीचर को छोड़ के हम समझें चैप्टर्स वगैरह, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। सही, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था ऑनलाइन स्टडी करना, और अब जब स्कूल वापस जा रहे हैं तो क्लासरूम का इन्वायरमेंट भी होगा, चीज़ें समझेंगे भी, तो नरेश तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आई होप कि घर बैठे जो बच्चे देख रहे हैं, जिनके स्कूल्स खुलने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। कोई मैसेज देना चाहेंगे बच्चों? मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि जो बच्चे, अक्सर मैंने सुना है कि बच्चे बहुत कह रहे हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना, हमें ये बहुत वायरस से डर लगता है, तो हमने इसको खुद कम्पीट करना है, हमने इसके खिलाफ खड़े होना है, और अपनी स्टडीज के सामने इतना मतलब खड़ा होना है कि इतनी स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क करना है, पूरी पोटेंशियल के साथ हमने काम करना है, क्योंकि ये स्टडीज आर ऑलवेज द स्टडीज आर द फर्स्ट प्रायोरिटी। जबरदस्त, आपकी स्टडीज फर्स्ट प्रायोरिटी होंगी तभी आप कामयाब हो सकेंगे और मुल्क के लिए कुछ कर सकेंगे। थैंक यू सो मच नौरेज, विश गुड लक। नाज़रीन, नौरेज हमारे साथ मौजूद थे और आपने एक्साइटमेंट देखी है कि प्रॉपर तैयारी के साथ स्कूल जाने के लिए ये तैयार भी हैं। खैर, यूनिवर्सिटीज का रुख करते हैं जहां पर हमें ज्यादा बेहतरीन सूरत हाल नजर आनी चाहिए। स्कूल्स में तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, यूनिवर्सिटीज में किस तरह से तमाम चीजें जो है फॉलो की जा रही हैं, SOPs को फॉलो किया जा रहा है। हम बढ़ते हैं इस वक्त अकमल सुमरू की जानिब। जी अकमल। जी, बिलाखिर यूनिवर्सिटियों की रौनकें भी बहाल हो गई हैं। 6 महीने तक यूनिवर्सिटियां बंद रहीं, वीरान रही, तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं और कोरोना के बाइस तलबा अपनी क्लासेस से महरूम रहे। आज बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटियों में तदरीसी अमूर बहाल हो गए हैं और मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम शोबाजात जहाँ जहाँ MPhil और PhD की क्लासेस होती हैं वो शोबाजात खोल दिए गए हैं और आज बाकायदा तौर पर पहले दिन जो है वो तलबा अपनी क्लासेस ले सकेंगे। कोरोना से मुतालिक जो हुकूमत ने, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने SOPs जारी किए थे, उस पर अमल दरामद करने के लिए यहाँ वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज़ अहमद बाकायदा तौर पर ख़ुद गेट पर आकर इंस्पेक्शन करते रहे और जो गार्ड्स हैं उनको हिदायत जारी की गई। गार्ड्स यहाँ पर यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाले तलबा व तालिबात, उनके वालिदैन और मुलाजमीन की न सिर्फ
मास्क के हवाले से चेकिंग कर रहे हैं, बल्कि इन्हें थर्मामीटर भी फराहम किए गए हैं। वो बरकी थर्मामीटर के ज़रिए से यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाले हर शख्स का टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं। कोरोना SOPs का इतलाक़ इसी तरह क्लासरूम्स में होगा, और जब MPhil और PhD की क्लासेस आज शुरू हो जाएंगी तो उस क्लासरूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से 3 फुट का जो फासला है, समाजी फासला, उसकी शर्त है। और इसको अमल कराने के लिए इस पर यूनिवर्सिटी के शोबाजात के जो सदूर हैं और क्लासरूम के अंदर जो टीचर हैं उनको हिदायत की गई है कि वो इस पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। हॉस्टल्स जो हैं वो आइंदा हफ्ता 22 सितंबर से खोले जाएंगे, जिसमें सिर्फ MPhil और PhD के जो स्कॉलर्स होंगे उनको रहने की इजाज़त। ठीक है जी अकमल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। यूनिवर्सिटीज़ में क्या सूरत हाल है आपने हमें बताया। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं सानेहा मोटरवे के हवाले से। नाज़रीन, हमने देखा कि इंतहाई अफसोसनाक के वाक़या पेश आया, जिसके बाद तहकीकात का अमल तो इस वक्त जारी है, लेकिन इस तरह के वाक़यात हमारे मुआशरे को, हमारी सोसाइटी को तबाह करते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे हज़ारों ऐसे वाक़यात हो चुके। ये वाक़या हुआ उसी दिन, उससे अगले दिन, उसके बाद आपने एक सीरीज देखी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, कहीं ना कहीं से आपको खबरें मिल रही हैं कि ज्यादती के वाक़यात हो रहे हैं। हम मुआशरे के इस नासूर को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम क्यों मुतासिरीन को फौरी तौर पर इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे हैं? क्यों हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मुतासिरा शख्स से ही सवालात करने लग जाते हैं? क्यों मुतासिरा शख्स को मुआशरे के लिए ऐसे एग्जाम्पल बना दिया जाता है कि हर कोई उस पर उंगली उठाना शुरू हो जाता है, हर कोई उससे सवाल करना अपना हक समझने लग जाता है? लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में उसकी ज़िंदगी पर क्या गुजर रही है ये कोई नहीं सोचता है। मुआशरे पे इसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है? हर तरफ TV चैनल्स पर हम देख लें, रेडियो शोज़ में देख लें, अखबारात में देख लें, इन तमाम तर चीज़ों पर बातचीत तो हो रही है, लेकिन कोई इंसाफ के पैमाने क्यों नहीं पूरे कर पा रहा? क्यों सवालात सिर्फ उसी इंसान को देने पड़ रहे हैं जो कि मुतासिर है, जो कि मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, जिसकी फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है, बहुत बड़ा सानेहा बन चुका है। इन वाक़यात को, मुआशरे के इन नासूर को हम कैसे रोक सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, मुसन्निफ भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, शायर भी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं। बहुत बड़ा नाम है, आप सभी लोग जानते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, एज ए दानिश्वर आप मुसन्निफ भी हैं, बड़े बड़े ड्रामास भी आपने लिखे हैं, लोगों के माइंडसेट, मुआशरे में रियलिटीज़ क्या हैं, बहुत अच्छी तरह, बहुत गहरी नज़र आप रखते हैं। ये जो वाक़यात हैं ये हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट रख रहे हैं, होने से पहले भी और ये वाक़यात रूनुमा होने के बाद भी? अना, सबसे पहले तो मैं आपको एक जगह पे करेक्ट करना चाहूँगा कि ये वाक़यात हज़ारों की तादाद में नहीं हो रहे, और खुदा न खास्ता जब आप बीइंग एन एंकर आपके मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाती है तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपके इस जुमले से हमारा जो टोटल नेशनल इमेज है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। बाहर लोगों को ये मैसेज जाएगा कि यहाँ तो सड़कों पर रेप हो रहे हैं औरतों के। प्लीज़, ये खलीलुर रहमान कमर साहब, इस चीज से तो आप मुत्तफिक होंगे कि ये वो चीजें हैं जो रिपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन पसे पर्दा भी बहुत कुछ होता है। मैं जब बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ तो बीच में नहीं बोलिए। I'll tell you, I'm done, आप उसके बाद बोलिए। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि ऐसे वाक़यात होते हैं, तमाम दुनिया में होते हैं। आप डाटा निकलवाइए, रेप का सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो यूरोप और अमेरिका में है। पाकिस्तान तो लिस्ट में बहुत दूर नाम आता है उसका। हाँ, ये एक अंधुनाक और भईमाना वाक़या हुआ है। हम लोग चूँकि परहैप्स उन चंद ममालिक में हैं जहाँ गैरत नाम की चीज़ बाकी रह गई है, तो हमारे सर शर्म से झुके हुए हैं। हम मर्दों को इस कदर तकलीफ़ हो रही है कि हमारे होते हुए काश हम वहाँ होते एंड वी कुड हैव सेव्ड हर, काश हम वहाँ होते तो वी कुड हैव डन समथिंग गुड फॉर हर। वो दो भेड़िए जो हैं, उन दो भेड़ियों को टारगेट कीजिए। माशरे में इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, किसी भी सिविलाइज्ड माशरे में या अनसिविलाइज्ड माशरे में। इस तरह के घिनौने लोग हमेशा रहे हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तरीका क्या है उनको निपटने का और ऐसे बाकी एलिमेंट्स को ऐसे गुनाह करने से रोकने का कि लॉ इमीडिएटली और इक्वली प्रिवेल करे। ये देखे बगैर कि उनके पीछे कौन लोग हैं, वो कितने ताकतवर हैं,
without fail now law should implement and they should be taken to justice. You know, that is more important thing. And don't tell people कि यहाँ पे हजारों वाक़यात हो रहे हैं. No, it doesn't happen. मैंने अपनी ज़िंदगी में ये शायद दूसरा वाक़या सुना है कि सड़क के ऊपर इस तरह का किसी ने रेप किया है. Don't go for that narrative जिससे आपके मुल्क की शक्ल और आपके समाज का इमेज जो है डिस्टॉर्ट हो जाए. खलीलुर रहमान कमर साहब, मकसद तो सिर्फ यही है ना कि माशरे में ये जो चीज़ें हैं इनको बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जाए. आपने इंसाफ के तकाज़ों की बात की, आपको क्या लगता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं, फौरी तौर पर इंसाफ मिलता नजर आ रहा है? देखिए, आई एम होपफुल दिस टाइम कि गवर्नमेंट जिस तरह के एक्शंस ले रही है और जिस तरह इमीडिएटली वो कूदे हैं, उनके पास चारा ही कोई नहीं है. वरना पब्लिक ओपिनियन इस कदर स्ट्रांग हो चुका है कि उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर वो इमीडिएटली एक्शन नहीं लेते, मुजरिम गिरफ्तार नहीं करते और उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाते. सही, ये बहुत जरूरी हो गया उनके लिए. सही. और कुछ इस तमाम तर सिनेरियो में हमने देखा पुलिस के आला ओहदेदारान, जिसमें सीसीपीओ साहब का बयान भी सामने आया, वो आप बाखूबी उससे आगाह होंगे, कैसे देखते हैं उस बयान को? देखिए ना, मैं सख्त खिलाफ बोला उस बयान के, लेकिन अब चूंकि सीसीपीओ साहब ने माफी मांग ली है, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा अंधुनाक वाकया जब होता है तो ऐसे लोग जो बड़े ओहदों पर होते हैं उनके ऊपर सीधा हिट करता है, हिट करती है ये बात. और फिर बहैसियत एक बाप के, एक भाई के, उसके लिए भी एक इंतहाई शर्मनाक बात थी सीसीपीओ के लिए. तो ये बाज़ औक़ात डाइजेस्ट करने में और एक्सप्रेस करने में थोड़ा फर्क आ जाता है. मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर सहमन ये मुंह से निकल गया है, ये बेवकूफ़ाना जुमला अगर आपके मुंह से निकल गया है तो माफ़ी मांगिए. उन्होंने माफ़ी मांग ली है. मेरे ख्याल में अब हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि वो इस माशरे के इम्पोर्टेंट शख्स है, भाई है उस औरत का, वो भी बाप है उस औरत का भी, वो भी, और उसको बाप और भाई की तरह इस केस को लेना चाहिए और मुजरिमों से इंतकाम ले, कानूनी इंतकाम लेना चाहिए. सही. खलीलुर रहमान कमर साहब, आपने कहा कि इन वाकयात को मुकम्मल तौर पर हमने खत्म करना है, सबको मिलजुल कर इसके लिए मेहनत करनी है. मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये तभी मुमकिन है जब इस तरह के मुलव्विस लोगों को आप करार वाकई सजा दें, मिसाल बनाएं. क्या कहेंगे, क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? जी, ऑफ कोर्स जो शरई सजा है हमारे पास और वो हमारे पास मौजूद है. ऐसे लोगों को सरेआम संसार करना चाहिए. इनको वी कैन डिराइव थिंग्स आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर शरई इंजंक्शन. इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए, जो हमारे यहाँ शरई सज़ा अवेलेबल है. फिर हमारे जो हमारा लॉ प्रिवेल कर रहा है, ब्रिटिश लॉ, इसमें भी सज़ा अवेलेबल है. और आई विल गो कि इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए. सही. खलीलुर रहमान कमर साहब, इस वाक़े के बाद निशान इबरत बना देना. बिल्कुल आपने सही कहा. इस वाक़े के बाद बहुत सारी माएँ अपनी बेटियों को लेकर परेशान हैं, जिनके बच्चे जिन बेटियों की माएँ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, नौकरी के लिए जाती हैं. हर कोई परेशान है, हर कोई अपने आप को गैर महफूज जो है वो महसूस कर रहा है. अब ये जो मुआशरे में ये इम्पैक्ट है कि हर कोई अपने तौर पर अंदर ही अंदर परेशानी में दो चार होता जा रहा है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा ऐसा नहीं है कि सब के सब अपने आप को गैर महफूज समझने लग गए हैं. यहाँ हमारी लड़कियाँ काम पर जाती हैं, काम पर आती हैं रातों को भी, और खुसूसन जो हमारे चैनल्स से मुताल्लिका लड़कियाँ हैं वो रात को देर से भी घर आती और जाती हैं. ऐसे वाक़यात कभी कभार डेकेड्स के बाद होते हैं. ऐसे वाक़यात जो हैं वो हमें उनको सिर्फ उनकी बेहकुनी करने के लिए तरीके ईजाद करने होंगे. डरने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ दो भेड़िया मर्द हैं वहाँ करोड़ों आपके भाई और बेटे जो हैं वो आपकी इज्जतें बचाने के लिए मौजूद हैं. यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है. सही. कोई मैसेज आप देना चाहें देखने वालों को? मैं बस यही कहूँगा कि ये मामला हम सब का है, ये किसी पर्टिकुलर जेंडर का नहीं है. हाँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ शायद मर्दों को हुई है. सर शर्म से झुके हुए हैं कि हमारे होते हुए किसी ऐसे भेड़िए की इतनी जरूरत हुई, और हमारी बदकिस्मती कि ये काम हमारी आंखों से ओझल हुआ, इसलिए हम कुछ कर ना पाए. हम इस ना कुछ कर पाने पर सख्त शर्मिंदा हैं अपनी उस बहन से. सही. थैंक यू सो मच. खलीलुर रहमान कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर सूरत हाल पर उन्होंने
तमाम अपने ख्यालात का इजहार किया। बिलाशुबा यही वो वक्त है जब हमें कुछ करना भी है, जब हमें सख्त एक्शन लेना है और इस तरह की काली भेड़ें जो हमारे माशरे में मौजूद हैं उनको पकड़ कर करार वाकई सजा देनी है। जहां तक रह गई बात इस चीज़ की कि वाकयात कम हैं ज़्यादा हैं, आप बिलाशुबा बेहतर तरीके से जानते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं जो हमारे तक पहुंचती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कि आंखों से ओझल रह जाती हैं उनको आप भुला नहीं सकते, उनसे आप नज़रें चुरा नहीं सकते, क्योंकि वो भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं। तो देखना यह है कि हमने इस वक्त को संभालना कैसे है, इससे सीखना कैसे है, इनसे बचना कैसे है। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। इंसाफ के तकाजे तो पता नहीं कब पूरे होते रहेंगे, कब औरत को इंसाफ मिलेगा, कब वो मुतासिरा औरत जो कि इस वक्त अपने घर बैठी है और पूरी जिंदगी के लिए अपना रोग बना बैठी है, उसको ना जाने कब इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो वक्त हमारे हाथ में है उसको हम ही ने संभालना है, उसका ख्याल हम ही ने रखना है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं, शामिल कर लेते हैं आज के भाव। मार्केट से हसन अली ने हमें ज्वाइन किया है। जी हसन, बताइएगा आज सब्जियों के रेट क्या हैं? बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी जो है नज़र नहीं आती, और ख़ासतौर पे अगर बात की जाए सरकारी नरखनामे के हवाले से तो सरकारी नरखनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियों की फ़रोख्त एक ख़्वाब बन के रह चुकी है, क्योंकि शहर के जिस भी इलाके में चले जाएँ वहाँ पर मनमानी कीमतों में सब्जियों की फ़रोख्त धड़ल्ले से जारी है। अगर कीमतों की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर जो है वो 100 से 120 रुपये, प्याज 60 से 70 रुपये, जबकि आलू जो है वो 80 से 90 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह से चाइना का लहसन जो है वो 300 से 350, जबकि अदरक जो है वो 700 से लेकर और 750 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लीमू जो है वो 180 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि मौसमी सब्जियां जो हैं उनकी कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम से कम अपने जारी करदा सरकारी नरखनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियों की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं, ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के इस दौर में रिलीफ मिल सके। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए ब्रायलर की कीमत की तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज मुर्गी के गोश्त की कीमत में 9 रुपये फ़ी किलो की कमी 9 रुपये किलो का इजाफा जो है वो किया गया है, जिसके बाद शहर में ब्रायलर जो है वो 209 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि फार्मी अंडों की कीमत में भी इजाफे का सिलसिला जारी है और फार्मी अंडे मज़ीद। आप हमारे साथ मौजूद थे और मार्केट की सूरत हाल आपने बताई। इसके बाद मीट रेट्स क्या हैं? ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप बीफ पर केजी खरीद सकते हैं 450 रुपीज़, और बीफ मिन्स आपको मिलेगा 850 यानी 850 रुपये किलो। इसके बाद जी मटन पर केजी अवेलेबल है 1350 रुपये में। मटन मिन्स आपको मिलेगा 1650 रुपये। और अब गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 144 रुपये में। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 209 रुपये। और इसके बाद शामिल कर लेते हैं एग रेट्स क्या हैं। रिटेल प्राइस 136 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। सबसे पहले जी रिटेल प्राइस मार्केट में क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ, 136 रुपीज़। और इसके बाद होलसेल से अगर आप खरीदारी करने के लिए जाएंगे 2 रुपये बचत के साथ 134 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद जी गोरमे पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप 135 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन, आपने कीमतें जान ली सब्जियों की, फलों की, और इसके साथ साथ मीट रेट्स क्या हैं वो भी आपको बताए, एग रेट्स क्या हैं वो भी आपको बताए। और अब चलते हैं मोबाइल रेट्स क्या हैं वो जान लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास है Vivo Y17 मोबाइल, 35,999 रुपये इसकी प्राइस। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है Oppo Reno 2F और इसकी प्राइस मैं आपको बताती चलूं जी, ये आप खरीद सकते हैं 45,999 रुपये में। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है Infinix Note 7, 25,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। और इसके बाद ही नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है Lenovo K5 Note और इसकी कीमत है 31,499 रुपये। सो नाज़रीन, मोबाइल रेट आपने जान लिया, आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, जान लेते हैं माल का हाल। गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं, एक नज़र डालते हैं।
नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। हमने पूरी कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में शहर की सूरत हाल, जो नई चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि स्कूल्स खुले, आज स्कूल्स की सूरत हाल आपको दिखाई, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कूलों में हमने कोशिश की, यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट स्कूल्स आपको दिखाए किस तरह से SOPs को फॉलो किया जा रहा है, किस तरह से क्लासरूम्स का माहौल ज़बरदस्त बनाया गया है। तमाम स्टूडेंट्स को इस चीज़ का पाबंद बनाया गया है कि वो मास्क पहनकर फिर स्कूल्स में आए, डिस्टेंस मेंटेन किया गया है, सफाई का खास ख्याल रखा गया है। आई होप कि ये सिलसिला इसी तरह से प्रोलॉन्ग भी रहे, हम हर रोज़ इस चीज़ को फॉलो करें, बल्कि इसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जहाँ पर टीचर्स और स्कूल इंतज़ामिया ये तमाम चीज़ें कर रही है, वहाँ पर पेरेंट्स इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपने 1 वीक देखा है, ये प्रैक्टिस आपने फॉलो की है, उसके बाद आप ईजी मत हो जाइए। अब आपने जब भी स्कूल जाना है, इस चीज़ को, जैसे आप बैग स्कूल लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं तो इसके बगैर आप नहीं जा सकते। तो इस चीज़ को भी ज़रूरी समझ लीजिए कि आपने जब भी स्कूल जाना है, मास्क लेके जाना है, सैनिटाइज़र अपने पास रखना है, ग्लव्स आपने अपने पास रखने हैं, ज़रूरत जब भी पड़े आप वो भी पहन सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपने फॉलो करना है, तभी आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना सकते हैं, तभी आप अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी सेफ रख सकते हैं। सेकंड, एक मैसेज, जो बच्चे स्कूल से, यूनिवर्सिटी से घर जाएं, सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पहले कि आप अपने घर वालों को मिलें, प्रॉपर तौर पर सफाई सुथराई का ख्याल रखते हुए शावर लें, अपने आप को भी साफ सुथरा रखें, और इसी तरह से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, ना सिर्फ कोरोना वायरस से बल्कि बहुत सारी बीमारियों से। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।